हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 12 का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वर्दी चैप्टर नंबर 3 उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि जैसे विश्व के अंदर कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है, विश्व के प्रमुख प्रदेश कौन से हैं और विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप कैसा है, उन सब के बारे में पढ़ा। आपने विश्व जनसंख्या के बारे में जब आपने पढ़ा तो विश्व की 2001 के अनुसार जो जनसंख्या थी वो 613 करोड़ थी। कितनी थी? 613 करोड़। और फिर बाद में आपने 2013 की पढ़ी तो उसमें आपने देखा 714 करोड़ जनसंख्या देखने को मिली। कुल मिलाकर 100 करोड़ की क्या हो गई थी? वृद्धि। फिर आपने 2001 में आपने देखा विश्व से ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा था? एशिया। और सबसे कम कौन सा था? ओसेनिया। कौन सा था? ओसेनिया। फिर वही बात हमने 2013 के अंदर पढ़ी, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी? एशिया की। और सबसे कम ओसेनिया की। फिर बाद हमने देशों के आधार पर पढ़ा तो सबसे ज्यादा किसकी थी? चीन की। और सबसे कम वेटिकन सिटी की। वेटिकन सिटी की। वही बात 2011 की बात करें या 2013 की बात करें, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी? चीन की। और सबसे कम किसकी थी? वेटिकन सिटी। यदि दूसरे नंबर पूछे तो भारत, और तीसरे नंबर पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जनसंख्या में क्रमबद्ध देशों में से टॉप 3 देश हैं। फिर आपने विश्व जनसंख्या के असमान प्रतिरूप पढ़े थे, जिसमें देखा जॉर्ज बी क्रेसी की महत्वपूर्ण बात याद आ गई होगी आपको। जॉर्ज बी क्रेसी, उन्होंने क्या कहा था कि विश्व की जो 90% जो जनसंख्या है, विश्व की 90% जो जनसंख्या है वो 10% भूभाग पर निवास करती है। कितने परसेंट भूभाग पर निवास करती है? सिर्फ 10% भूभाग पर निवास करती है। और जो 10% जो जनसंख्या है वो लगभग 90% भूभाग पर निवास करती है। कितना परसेंट भूभाग पर निवास करती है? 90%। ये बात किसने कही थी? जॉर्ज बी क्रेसी में। और एक भूगोलवेत्ता ने और भी बताया था कि लगभग विश्व की जो 85% जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में रहती है। कहाँ रहती है? उत्तरी गोलार्ध में। और 15% जो जनसंख्या है वो कहाँ रहती है? दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ रहती है? दक्षिणी गोलार्ध में। याद रखना, विश्व की लगभग 85% जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में रहती है और 15% जो जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर रहती है। फिर आपको पता है विश्व की जो 80% जो जनसंख्या है, कितनी परसेंट जनसंख्या? 80% जो जनसंख्या है वो 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य रहती है। उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। याद रखना, 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच उत्तरी अक्षांश उनके बीच में वो निवास करती है। और आपने पढ़ा होगा कि विश्व की लगभग 80% जो जनसंख्या है वो 400 मीटर की समुद्र तल से 400 मीटर की ऊंचाई पर निवास करते हैं। कितने? 80% जो जनसंख्या है वो समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर निवास करते हैं? 400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निवास करते हैं। ये आपने क्या पढ़ा था? विश्व के असमान प्रतिरूप के बारे में। फिर आपने विश्व के प्रमुख जनसंख्या वितरण के प्रदेश के बारे में पढ़ा। उसको 4 भागों में बांटे गए: सघन जनसंख्या प्रदेश, मध्यम और न्यून और अति न्यून। इस तरह को 4 भागों में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विश्व के महाजनसमूह, जनसंख्या महासमूह। याद रखना, विश्व के महाजनसंख्या समूह क्या कहलाते हैं, इसमें कौन कौन से हैं, उसके बारे में देखते हैं। विश्व के महाजनसमूह के बारे में यदि आपसे बताया जाए तो एक ऐसा समूह जिसके अंदर बहुत सारे देश के निवासी निवास करते हैं उसे हम महाजनसमूह के नाम से जानते हैं। और विश्व के जो महाजनसमूह हैं वो 4 हैं। महाजनसमूह है वो 4 हैं। पहला एशियाई जनसमूह। कौन सा है पहला जनसमूह? एशियाई जनसमूह। दूसरा यूरोपीय जनसमूह।
तीसरा अमेरिकन जनसमूह, और चौथा हमारा अफ्रीकन जनसमूह। ये चार हमारे जनसमूह हैं। ऐसे जनसमूह यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकन जनसमूह और अफ्रीकन जनसमूह। आप इन चारों जनसमूह के बारे में अध्ययन करेंगे और सबसे बड़ा जो जनसमूह रहेगा वो कौन सा है? एशियाई जनसमूह। याद रखना, सबसे बड़ा जनसमूह कौन सा है? एशियाई जनसमूह है। सबसे बड़ा जनसमूह कौन सा है? एशियाई जनसमूह। और नवीनतम जनसमूह, यदि आपसे पूछ ले विश्व का सबसे नवीनतम जनसमूह कौन सा है, तो अमेरिकन जनसमूह है। कौन सा है? अमेरिकन जनसमूह। तो विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह एशियाई जनसमूह है और विश्व का सबसे बड़ा या सबसे नया या नवीनतम जनसमूह वो अमेरिकन जनसमूह है। तो इस तरह आप चार जनसमूह के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम जो टॉपिक लेंगे पहले कौन सा लेंगे? एशियाई जनसमूह का। कौन सा लेंगे? एशियाई जनसमूह। एशियाई जनसमूह का पहला बिंदु लेते हैं, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशियाई जनसमूह में निवास करते हैं। यदि अपन देखते हैं एशियाई जनसमूह की बात करें तो विश्व की लगभग अधिकांश जो जनसंख्या मतलब 2/3 जनसंख्या वो कहाँ रहती है? एशियाई जनसमूह में रहती है। इसीलिए एशिया के अंदर विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। आपने पढ़ा भी होगा एशिया के अंदर जो विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या कितनी है? तो एशिया में 2001 के अनुसार देखा जाए तो 372 करोड़ है। 2001 के अनुसार जनसंख्या कितनी है? 372 करोड़। और 2013 के अनुसार देखें तो एशिया में अपन लगभग 60.25% लगभग जनसंख्या कहाँ रहती है? एशिया के अंदर रहती है। लगभग 60.25% जो जनसंख्या है, और कहीं पर 27% भी लिखा हुआ था बच्चों। 60.27% जो जनसंख्या वो कहाँ रहती है? एशिया महाद्वीप के अंदर निवास करती है। तो आपको मालूम हो गया होगा विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है एशिया है। इसी के आधार पर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जनसमूह पूछा जाए तो भी कौन सा होगा? एशियाई जनसमूह। कौन सा होगा बच्चों? एशियाई जनसमूह। एशियाई जनसमूह का विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम से होता हुआ चीन, जापान और कोरिया तक है। और यदि एशियाई जनसमूह के विस्तार की बात करें तो पश्चिम में कहां से शुरू होता है? पाकिस्तान से। पश्चिम में कहां से शुरू होता है? पाकिस्तान से। और वहां से आगे कहां जाता है? भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम से होता हुआ चीन, जापान और कोरिया तक फैला हुआ है। आपको मालूम ही है विश्व का 2 नंबर का मानचित्र आता है। तो इन बिंदु को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि विश्व के अंदर ये बिंदु कहां पर दर्शाए गए। तो आपको मानचित्र कौशल के आधार पर ध्यान रखते हुए आपको मैं मानचित्र बता देता हूँ विश्व के कौन से देश कहां पर आए हुए हैं। क्योंकि आपके जो पाठ्यक्रम के जो सिलेबस है उसके अनुसार देखा जाए तो लगभग 2 नंबर का जो मानचित्र है वो विश्व के जो मानचित्र उसके अंदर से आता है। और वही मानचित्र से आपको इसी बुक से ही पूछे जाएंगे जिससे आपको ये नंबर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। ये आपको लगभग आपको मानचित्र बनता है। एक्यूरेट तो नहीं होगा बच्चों, लेकिन थोड़ा सा इसमें स्केच में बना रहा हूँ, ठीक है, जो विश्व के महत्वपूर्ण देशों के बारे में जानकारी देगा। तो आपको मैंने एशियाई जनसमूह के अंदर कहाँ शुरू होता? पश्चिम में पाकिस्तान। तो यहाँ पर कौन सा देश है? पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान से होता हुआ ये कहाँ जाता है? भारत। ये कौन सा हो गया? भारत, ठीक है। फिर बाद में कौन सा हो गया? म्यांमार। यहाँ पर कौन सा हो गया? म्यांमार, ठीक है। म्यांमार से होता हुआ फिर अपन आगे जाते हैं थाईलैंड। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड। थाईलैंड। फिर बाद में थाईलैंड से आगे जाते हुए इंडोनेशिया। इसी के पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। फिर इंडोनेशिया के बाद में क्या होगा? वियतनाम। यहाँ पर लगभग वियतनाम है आपके, यहाँ पर करीबन, तो यहाँ लिखा वियतनाम।
फिर बाद में वियतनाम से होता हुआ जापान, कोरिया, और इसी पर यहाँ पर क्या आ जाएगा पास में ही जापान और इसी के पास में ही कोरिया। जापान, कोरिया ये महत्वपूर्ण जो है ऐसे जनसमूह के देशों में से एक है। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर भारत, म्यांमार, वर्तमान में इसे प्राचीन नाम के अनुसार इसे बर्मा भी कहते हैं, थाईलैंड जो सफेद हाथियों का देश के अंदर नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया जो मसालों का देश कहलाता है, वियतनाम से होता हुआ यह चीन, जापान और कोरिया तक फैला हुआ है। आपको पता ही है चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला स्थान रखता है और जापान अपने तकनीकी के माध्यम से अपने देश को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान इसी देश का है। और ये इस देश के अंदर खनिज बहुत कम पाया जाता है, लेकिन यहाँ की तकनीकी बहुत कुछ होने के कारण ये विकसित देशों में से एक है। ऐसे जनसमूह में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ऐसे जनसमूह के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु क्या है? सबसे बड़ी परिभाषा, तो सबसे बड़ी परिभाषा यह है कि मानसूनी का मतलब है कि मौसम के अनुसार जलवायु में परिवर्तन होना। और मौसम कब परिवर्तन होता है? जब वायु की दिशा में परिवर्तन होता है। जब वायु की दिशा में परिवर्तन होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? जलवायु। क्या कहेंगे? और जलवायु। आप देखा जाए तो बच्चों 3 प्रमुख जलवायु हैं, जैसे सर्दी, गर्मी और वर्षा। और यदि भारतीय मौसम के या भारतीय कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो 4 प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। इसलिए इसे मानसून एशिया भी कहा जाता है। और एशिया जनसमूह के अंदर जो जलवायु है कैसी है? मानसूनी है। और मानसूनी जलवायु होने के कारण एशिया को क्या कहा जाता है? मानसून एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून एशिया। ऐसे जनसमूह को अध्ययन की दृष्टि से 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया। और ऐसे जनसमूह को अच्छी तरह से समझने के लिए और उसे अच्छी तरह से जानने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने कितने भागों में बांटा? उनको 3 उप प्रदेशों में बांटा है। कितने उप प्रदेशों में बांटा? 3। पहला पूर्वी एशिया, जिसमें चीन, जापान और कोरिया आता है। कौन आता है? चीन, जापान और कोरिया। तो चीन, जापान और कोरिया, ये हो गया हमारा चीन। तो ये चीन, जापान और ये कोरिया, ये आते हैं हमारे पूर्वी एशिया। कौन से आते हैं? पूर्वी एशिया के अंदर आते हैं। फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम आता है। दक्षिण में कौन कौन सा आता है? दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। तो इसमें कौन कौन से हैं? देखो ये वियतनाम, ये हो गया यहाँ से यहाँ पर वियतनाम, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर आते हैं। कौन से आते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर। फिर दक्षिणी एशिया के अंदर देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका में विभक्त किया गया। और दक्षिण एशिया को अंदर कौन कौन से देश है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये दक्षिणी एशिया के देश कहलाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर भारत पाकिस्तान दर्शाया हुआ है। नेपाल की बात करते तो यहाँ पर क्या आ जाता है? नेपाल। भारत के जस्ट ऊपर ही हल्का सा नेपाल है। फिर नेपाल के बाद में अपन देखते हैं बांग्लादेश। यहाँ पर क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद में भूटान। देखो भारत के अंदर ही है या नेपाल के यहाँ पर पास में, ये हो गया भूटान। फिर बाद में आ गया श्रीलंका। यहाँ पर क्या है? श्रीलंका। ये सब क्या है? दक्षिणी एशिया के महत्वपूर्ण देश है। दक्षिणी एशिया के क्या है? महत्वपूर्ण देश। फिर ऐसे जनसमूह मुख्यतः 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। और ऐसे जनसमूह है वो कितने डिग्री अक्षांशों के बीच में? 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य कौन सा जनसमूह पाया गया? ऐसे ही जनसमूह। अब अक्षांश क्या है? काफी बार आपसे वाइवा से पूछा जाएगा अक्षांश क्या है। तो अक्षांश भूतल पर खींची जाने वाली या भूतल पर केंद्र मानकर उसे खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, उसी को पूर्व को पश्चिम से मिलाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। वापस में लिख रहा हूं यहाँ पर परिभाषा। भूतल पर
भूतल पर खींची जाने वाली कोणात्मक रेखा जो पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम को जोड़ती है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, अक्षांश रेखा, या फिर अपन पूछ सकते हैं ऐसी काल्पनिक रेखा जो भूतल के मध्य केंद्र से खींची जाने वाली कोणात्मक दूरी जो पूर्व को पश्चिम से मिलाती है। दोनों परिवार सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। इसमें सीधी भाषा में लिखा गया है, इसमें थोड़े से पूरे जो महत्वपूर्ण बिंदु वो सारे मिलाकर लिखे गए हैं। ठीक है बच्चों, फिर आप यदि अक्षांश की बात करें तो धरातल के ऊपर अक्षांशों की संख्या 181 है। कितनी है? 181, जिसमें भूमध्य रेखा सहित है। लेकिन अक्षांश रेखाओं की बात करें, अक्षांश रेखाओं की, तो इनकी जो संख्या है 179 है। कितनी है? 179 है, क्योंकि दो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वो रेखा के रूप में ना होकर बिंदु के रूप में होती है, इसीलिए उसको अक्षांश रेखाओं में ना गिनकर किसमें गिना जाता है? अक्षांश में गिना जाता है। ऐसे जनसमूह में नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी वाले मैदान है, और ऐसे जनसमूह के अंदर देखा जाए तो नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी की क्या है? मैदान है, जो उत्तम कृषि के लिए क्या है? प्रदेश है। और आपको पता ही है नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, जिससे क्या बनता है? एक उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है, उसी के माध्यम से वहां पर अच्छी कृषि की जाती है। आपने देखा होगा भारत के अंदर कौन सा नदियों का मैदान है? उत्तर का मैदान। फिर बाद में चीन के अंदर देखें तो यांगटी सिक्यांग नदी का मैदान। ये सारे जो मैदान हैं, या फिर अपन दामोदर घाटी का मैदान, ये बहुत सारी ऐसी नदियां जो अपना मैदान बनाती है, और ये सारी नदियां क्या करती है? अपने साथ कहलाती है जलोढ़ मिट्टी, कहलाती है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? विभिन्न प्रकार के जैविक तत्वों से मिले होने के कारण बहुत क्या होती है? उपजाऊ होती है। और उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया की जाती है? कृषि क्रिया। क्या की जाती है? कृषि क्रिया। और कृषि क्रिया ये आजकल हमारे देश का एक महत्वपूर्ण रोजगार है, और आजकल के फ्यूचर से या भूतकाल से अपन देखा जा रहे हैं तो भारत का जो महत्वपूर्ण जो रोजगार है वो कौन सा है? कृषि ही है। क्या है बच्चों? कृषि ही है। अब आपसे पूछ ले कृषि क्या है, यहाँ पर चैप्टर भी है, आगे पढ़ने को भी मिलेगा। तो कृषि लैटिन भाषा का एक शब्द है एग्रीकल्चर। लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है? एग्रीकल्चर। और यदि एग्रीकल्चर का हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो एग्री का अर्थ होता है मिट्टी, और कल्चर का अर्थ होता है जुताई करना। एग्री का अर्थ होता है मिट्टी, कल्चर का अर्थ होता है क्या? जुताई करना। अर्थात मिट्टी की जुताई करना, साथ में हम पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन जब क्रिया करेंगे उसी को हम कृषि के अंतर्गत लेते हैं। फिर अगला बिंदु देखते हैं, जापान को छोड़कर ऐसे जनसमूह सभी देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले हैं, और जापान को छोड़ दे तो सारे के सारे जो देश है ऐसे है कि वो कौन सी प्रधान अर्थव्यवस्था के? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। और जो जापान जो देश है वो औद्योगिक प्रधान अर्थव्यवस्था है, उद्योगों पर आधारित क्या है? अर्थव्यवस्था है। और यदि अपन देखते हैं जापान के अंदर यदि व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय देखें किसानों की,
तो वो एशिया के सभी देशों से क्या है, अधिक है। एशिया के सभी देशों से अधिक जो प्रति व्यक्ति आय है किसानों की किस देश की है, जापान की। और आपको बताइए विश्व का सबसे बड़ा जो कृषि प्रधान जो देश है वो चीन है। कौन सा है, चीन। विश्व का सबसे बड़ा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, चीन है। उसके बाद में भारत का स्थान भी आ जाता है। फिर आपने देखा अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था उस देश के आर्थिक विकास का क्या होता है, सूचक होता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था वो उस देश की क्या होती है, आर्थिक विकास का सूचक होता है। जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत, सुदृढ़ और तकनीकीशील होगी, उस देश का जो विकास भी है वो उच्च होता है। ऐसे जनसमूह के देशों की प्रमुख समस्या जनसंख्या वृद्धि है। ऐसे जनसमूह की सबसे महत्वपूर्ण समस्या कौन सी है, जनसंख्या वृद्धि है, जो 2% प्रति वर्ष है। और ये कितने परसेंट है, 2% प्रति वर्ष। अब आपको मालूम होना चाहिए जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि कैसे निकाली जाती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जनसंख्या वृद्धि, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों के मध्य लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि। किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों के मध्य लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि। जैसे 2001 में भारत की जनसंख्या मान लो 613 करोड़ है और 2011 के अंदर भारत की जनसंख्या 700 करोड़ है। कितनी करोड़ है, 700 करोड़ है। तो अब बताइए जनसंख्या कैसी रही। तो 2011 में से 613 बाहर निकालेंगे, 700 करोड़ है 2011 के अनुसार, और 613 किसके अनुसार है, 2001 के अनुसार। तो 10 में से 3 गए 7, 9 में से 1 गए 8, मतलब कितनी बची, 87। कितने बची, 87 करोड़। जो जनसंख्या है वो क्या हुई, बढ़ी। 87 करोड़ जनसंख्या क्या हुई, बढ़ी। तो जनसंख्या की क्या हुई, धनात्मक वृद्धि। जनसंख्या की क्या हुई, धनात्मक वृद्धि। यदि कम होती तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, ऋणात्मक वृद्धि। क्या होती, ऋणात्मक वृद्धि। और आपको मालूम होना चाहिए जनसंख्या वृद्धि के लिए 3 कारक उत्तरदायी होते हैं। एक जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रभाव। ये तीनों कारक हैं वो जनसंख्या वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि ये दो तो प्राकृतिक कारक है, जबकि ये प्राकृतिक कारक नहीं है। ये जनसंख्या वृद्धि में योगदान सबसे ज्यादा देता। तो 2 समय अंतरालों के मध्य लोगों की संख्या में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अब आपके बच्चों जनसंख्या वृद्धि क्या है यह पता चल गया होगा, और कैसे निकाला जाता है और किस तरह पाई जाती है वो भी आपको मालूम होगा। आपको पता है जनसंख्या वृद्धि एक प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि भी होती है। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि जिसमें जन्म दर का उच्च होना और मृत्यु दर का निम्न होना क्या कहलाता है, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। क्या कहलाती है, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। तो जन्म दर का उच्च होना और मृत्यु दर का निम्न होना क्या कहलाता है, प्राकृतिक वृद्धि। क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही किस पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए इसे प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, ऐसे जनसमूह वृद्धि के कारण रोजगार की समस्या आ गई। रोजगार की समस्या मतलब आपको क्या हो गए, लोग बेरोजगार। क्या हो गए, बेरोजगार। आप बेरोजगार हो जाएंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा तो देश की अर्थव्यवस्था को चलाना क्या हो जाएगा, मुश्किल। अब बेरोजगार किससे कहते हैं, काफी बार सवाल भी आता है।
तो याद रखना, प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को जब रोजगार नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? बेरोजगार। देखो वापस सुन लेना, प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को जब रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगार होता है। जैसे बच्चों मैं एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे राम नाम का एक आदमी है और एक श्याम नाम का आदमी है। राम आदमी को यदि अपन कहते हैं 500 रुपये पर डे तो आपको मैं खेतों में काम करने के लिए ले जाता हूँ, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा। जबकि श्याम आदमी जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद उस मजदूरी पर जाकर काम करना शुरू कर देता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, जो राम ने जो प्रचलित मजदूरी के दर पर काम कर मिल रहा था फिर भी उन्होंने काम नहीं किया तो बेरोजगार नहीं है, वो आलसी है, उसके अंदर अहम है। क्या है? अहम है। इसी कारण से उन्होंने काम नहीं किया। यदि कोई व्यक्ति को काम करने के लिए जाना चाहता है फिर भी उसको रोजगार ना मिले तो वो बेरोजगार होता है। क्या होता है? बेरोजगार। आवास की आपको पता ही, जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो सरकार के द्वारा आवासों का निर्माण करना या लोगों के द्वारा आवासों का निर्माण करना बहुत ही क्या हो जाता है? मुश्किल। भोजन जुटाना भी क्या हो जाता है? मुश्किल। निर्धनता मतलब अन्य क्षेत्रों के अंदर क्या आ जाती है? गरीबी आ जाती है। क्या आ जाती है? गरीबी। और चिकित्सा, और यदि किसी क्षेत्र के अंदर चिकित्सा सेविका का या चिकित्सा सुविधा का जो विकास करना है वो भी क्या हो जाता है? मुश्किल। एवं शिक्षा आदि की समस्या को बढ़ावा मिलता है, और इन सारे समस्याओं का एशिया के अंदर देखने को मिलेगी। तो यदि ऐसे जनसमूह में तेजी से जनसंख्या बढ़ने के कारण वहां पर देखते हैं तो रोजगार, आवास, भोजन, निर्धनता, चिकित्सा और शिक्षा जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो आपने बच्चों देखा कि ऐसे जनसमूह के अंदर किस तरह लोगों के विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रही है। अब हम बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर यूरोपीय जनसमूह उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।